सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका एमआरएम लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। मैं अधिवक्ता एमआर मिश्रा। आज हम एक नए केस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया केस है। सर्वोच्च न्यायालय में 23 अक्टूबर को इसको लेके फैसला आया है। और किस टॉपिक से रिलेटेड है? ये टॉपिक है केंद्र राज्य अधिकार, सेंटर स्टेट रिलेशंस और सेंटर स्टेट पावर्स। इस केस का सीधा ताल्लुक हमारे संविधान के 7 शेड्यूल से होता है। संविधान के 7 शेड्यूल में जो राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा करा गया है कई मुद्दों को लेके, या बंटवारा नहीं कहें तो डिवाइड करा गया है, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स को लिस्ट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है कि ये स्टेट की अथॉरिटी के अंडर आएंगे, ये सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर आएंगे। तो यहाँ पे उसी को लेके डिस्प्यूट था एक छोटा सा, जो कि 1989 से चला आ रहा था। 2024 में आके इसमें फैसला हुआ है। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं 7 शेड्यूल को लेकर, सेंटर स्टेट के बीच में पावर्स को लेकर और अल्कोहल को लेकर। तो शुरू करते हैं केस। टाइटल है लालता प्रसाद वैश्य एंड सन्स, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस लालता प्रसाद वैश्य एंड सन्स, सिविल अपील नंबर 151 ऑफ 2001। देखते हैं क्या बैकग्राउंड बताया गया है हमें इस जजमेंट में। तो ये शुरू कुछ ऐसे होता है कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर falls within the legislative domain of the state legislatures under entry 8 of the state list 2, जो कि स्टेट लिस्ट 2 में आती है। उसकी एंट्री 8 में इंटॉक्सिकेटिंग लिकर स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है, ठीक है। of the 7th schedule to the constitution, the issues which arise for adjudication in the central reference pertain to the scope of power of the state legislator under entry 8 and the meaning of the phrase intoxicating liquor। यहाँ पे कह रहे हैं एंट्री 8 में जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की बात करी है इस पर टिकी है पहले। The question is whether intoxicating liquor in entry 8 only includes potable alcohol, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल होती है, क्या सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर में उसे कंसीडर करा जा रहा है। The question is whether intoxicating liquor in entry 8 only includes potable alcohol such as alcoholic beverages or also includes alcohol which is used in the production of other products। तो यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन वाली अल्कोहल की बात कर रहा है एंट्री 8 स्टेट लिस्ट में, या अदर यूज वाली अल्कोहल की भी बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल यूज की बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंट्री 8 में जो अल्कोहल का जिक्र करा गया है स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी के अंतर्गत, क्या ये सिर्फ ड्रिंकेबल अल्कोहल की बात हो रही है या फिर ये बात हो रही है आपकी अदर अल्कोहल्स की भी, ठीक है। अब एक केस जिक्र करा जाता है 1989 का या 1990 का, सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। A 7-judge bench delineated the scope of the regulatory power of state legislature on intoxicating liquor। 1999 में केस होता है उसको लेकर। The correctness of synthetics has been referred to a larger bench. We answer the reference in this judgment। 1989 में केस होता है इसी चीज को लेकर कि आप इसमें अल्कोहल या इंडस्ट्रियल अल्कोहल को भी इंक्लूड कर रहे हैं। हालांकि उस समय वो केस सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में चला जाता है और क्लियर कर देते हैं उस समय भी कि नहीं, ये आपका जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही कंसीडर करा जाएगा। अब ये आगे आएंगे कौन सी एंट्री में आ रही है। और जो एंट्री 8 में इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल है, जो ह्यूमन कंजम्पशन वाली अल्कोहल है, वो स्टेट के अंडर आएगी। इसलिए हम जानते हैं कि आबकारी विभाग होता है, आबकारी अधिकारी वगैरह होते हैं, वो स्टेट के अंडर आएंगे। तो ये उस समय 1989 में क्लियर करा गया था। अब उसी को लेके फिर से उस केस को रिविजिट करा गया सुप्रीम कोर्ट में। कई बातें करी हैं इसमें, जजमेंट को साथ में देखते हुए चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। एक उसमें आपका अल्कोहल होता है, दूसरा होता है
अदर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज। अच्छा, इंडस्ट्रियल अल्कोहल कौन सा होता है? ये वो होता है जो केमिकल्स में और अन्य चीज़ों के उत्पादन में काम आता है। फैक्ट्रीज वगैरह में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इवन आपका एथेनॉल है, आपका अभी आगे आएंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल के अंतर्गत आने वाले। ठीक है, तो ऐसे ही केस में और पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या बात करी है। तो ठीक है, 1990 का केस आपका ये होता है, इसमें स्टेट्स को दूर रहने के लिए कहा जाता है कि स्टेट कैन नॉट रेगुलेट द इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अब इसी को लेके आगे बात होती है। फिर से केस आपका 1989 वाले केस के बाद 1990 में एक इंसिडेंट होता है कि यूपी गवर्नमेंट होती है, ये एक छोटी सी 15 पैसे प्रति लीटर की लाइसेंस फी इम्पोज कर देती है अपने आप से इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे, जिसका फिर से आपका विरोध होता है और ये कोर्ट में चला जाता है 1990 में। 2004 में आके इसको लेके फैसला आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और तब से लेके 2010 तक और 2010 से लेके 24 तक ये सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच को ही रेफर करा जाता है, जो 23 अक्टूबर को जाके फैसला आया। तो ये मैंने क्रोनोलॉजी बता दी आपको। 1989 से शुरू हो रहा है, 1990 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने आप से एक लाइसेंस, एक फी 15 पैसा प्रति लीटर की इम्पोज कर देती है, जिसको चैलेंज करा जाता है 2004 में, फिर 2007, 2007 में, फिर 2010, फिर 17 और 24 आते आते आपका इसको फैसला होता है। अब उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि पुराने वाले में डिस्कशन क्या हुआ था, आप भी समझ सकते हो कि कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ था, इसीलिए ये मैटर 24 तक खिंचता चला गया। यहाँ पे क्या बात हो रही है? यूनियंस पावर टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज की जिक्र हो रही है, तो ये तो हमने आपको एंट्री 8 के बारे में बताया। एंट्री 8 जो स्टेट लिस्ट में जिक्र हो रहा है, कंफ्यूजन होने के लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था लिस्ट 1 एंट्री 52 यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जिक्र करा है इंडस्ट्रीज के बारे में, और हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज कम अंडर द एम्बिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन। इसलिए अब एंट्री 52 में क्योंकि इंडस्ट्रीज अपने आप यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आ जा रही हैं, तो यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इंडस्ट्रीज और विशेषकर जो आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं अल्कोहल की, वो भी चली जाती हैं फिर एंट्री 52 यूनियन लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, एवरीथिंग अंडर द सन और डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज गोज टू द यूनियन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है कि एंट्री 8 लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में मेंशन करा हुआ है आपका कि अल्कोहल तो स्टेट सब्जेक्ट है, मगर एंट्री 52 यूनियन लिस्ट में ये मेंशन करा हुआ है कि इंडस्ट्रीज आपकी यूनियन का सब्जेक्ट है, मगर इंडस्ट्रीज का नाम आते ही इंडस्ट्री अल्कोहल संबंधित जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो भी चली जाती हैं आपका यूनियन के पास। अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये क्लैरिटी नहीं हो पाती है कि एंट्री 8 को हम माने या एंट्री 52 को माने। अल्कोहल फिर कौन सी बात कर रहे हैं? तो एंट्री 8 में जैसे अल्कोहल की बात करी गई थी, एंट्री 8 में जैसे अल्कोहल की बात करी गई थी, क्या वो सिर्फ पोर्टेबल अल्कोहल है, ड्रिंक करने वाला, क्या इंडस्ट्रियल अल्कोहल नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हालांकि यूनियन गवर्नमेंट इसको लेके भी क्लियर करती है कि हमने इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 में इंडस्ट्रियल अल्कोहल को भी हमारे क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। सेक्शन 18G में भी ये मेंशन है। यहीं पे आके स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट्स के बीच में ठन जाती है, विशेषकर यूपी की बात करते हैं अगर हम। और ये यूपी का मैटर नहीं था, ये लगभग आपके पूरा कई राज्य इसमें इन्वॉल्व थे। बिहार में मुद्दा उठाया कई बार, पश्चिम बंगाल में उठाया। एंट्री 8 और एंट्री 52 को लेकर कि अल्कोहल फिर किसके अंतर्गत आ रही है, क्योंकि अल्कोहल तो यूज होनी है रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हुए चलेंगे जजमेंट के साथ में। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि एंट्री 52 ऑफ लिस्ट 1, पहली बात इंडस्ट्री हमारे अंडर है। सेक्शन 18G ऑफ इंडस्ट्रीज एक्ट 1951, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन 1951,
which grants the union the authority to regulate industries declared expedient in the public interest that they are under the control of union government. अब आगे आते हैं, अब इसमें एंट्री 33 का जिक्र होता है लिस्ट 3 की, कॉन्करेंट लिस्ट की। यहाँ पे क्या होता है, इसमें वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में शेयर होते हैं, ठीक है ना। इसमें अपेरेंट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि in the absence of central government notification under section 18G of the IDRA, the state should retain the power to legislate industrial alcohol. एंट्री 33 के आधार पे इसी को लेके फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठी थी, वो ये कहती है कि वी हैव टू, हमको ना एक लार्जर विजन को अगर देखें, इस पूरे मैटर को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, तो स्टेट वाज राइट, alcohol should be considered alcohol as per the state list. आगे देखते हैं, इसमें पूरा 300 पन्नों का जजमेंट है, 354 पेजेस का, तो बहुत लंबा अच्छा लगा डिस्कशन जो करा है सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके और सेंटर स्टेट की डिवीजन ऑफ पावर्स को लेकर, बहुत विस्तार में करा है। अच्छा, यहाँ पे एक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का की मेंशन हो रहे हैं, वो है आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो बहुत जजमेंट लंबा है, 300 पन्ने प्लस का है, और डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, की ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि ये मैटर था, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर इसको हम एंड कर देंगे। तो आर्टिकल 40 का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेशन पावर्स को डिस्क्राइब करता है। और 7 शेड्यूल में एंट्री 8 लिस्ट 2, एंट्री 52 लिस्ट 1 और एंट्री 33 लिस्ट 3 का जिक्र होता है। और ये सब जिक्र हो रहा है इंडस्ट्रियल और इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के संबंध में। आगे बढ़ते हैं, इसमें जजमेंट्स जो जिक्र होते हैं, वो पहला है सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड का, जो मैंने आपको बताया कि 1989 का या 1990 का जजमेंट था, जिसमें कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी, 7 जज बेंच ने, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है इंडस्ट्रियल अल्कोहल से डील करने की, और वो क्लियरली उनके अंदर आता है। इसके बाद जो केस, जैसे मैंने बताया कि लगभग पूरे देश में कई राज्य इससे परेशान थे, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो बिहार में भी केस चलता है। अब बिहार वाला जो केस यहाँ पे होता है, वो होता है हॉर्स्ट फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें होता है कि द फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीमेसी should be understood in case of a conflict। तो ये भी आपका थोड़ा सा डाइसी होके छूट जाता है यहाँ पे। फिर बिहार डिस्टिलरी केस होता है, इसमें डिस्कशन होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट को लेके कि वेदर ये इंडस्ट्रियल है या पोर्टेबल पर्पस के लिए। बहुत असल में लंबे, कम 10 से 11 पेज में के बारे में बताया हुआ है, मैं पूरे पे नहीं जाऊंगा, आपको बस एक सरसरी निगाहों से बता रहा हूँ। और सेक्शन 18G की बात हो रही है IDRA, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में। इसमें जो मेंशन करा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है टू रेगुलेट सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ठीक है, सेक्शन 18G। थोड़ा सा
इसमें इतने रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको और डिटेल में बताऊँ, डिस्कशन करूँ आपके साथ जजमेंट को, तो आप बताइएगा, मैं इसको डिस्कस करूँगा। ओवरऑल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि इस केस में क्या-क्या बात करी गई है और किन पॉइंट्स को एड्रेस करा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, ज़रूर इसका अध्ययन एक बार करिएगा और ये इम्पोर्टेंट है कई चीज़ों को लेके। मैं इसका पार्ट 2 लाऊँगा, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको डिस्कस करूँ प्रॉपर्ली। शॉर्ट में आज के लिए रखते हैं और अगर आप चाहेंगे तो इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी आएगा, जिसमें हम और डिटेल में बात करेंगे जजमेंट को लेके। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आएँगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।